हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स की। जी हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स जो सब्जेक्ट है आज हम लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो। जीएसटी के नोट्स बस बन रहे हैं, बाकी सबके रेडी हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी बाय कर लो क्योंकि प्राइजेस कभी भी बढ़ सकते हैं। तो जीएसटी की काफी मोटी बुक है और इसके अंदर काफी सारा मैटर है। आप 15 दिन में, महीने भर में नहीं पढ़ पाओगे, इतना ज्यादा मैटर है इसके अंदर। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट जो फ्लो चार्ट वाले होते हैं वो खुद हैंड रिटन वाले ही प्रोवाइड करें, क्योंकि पीडीएफ वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो हम उस पर काम चल रहा है हमारा। बाकी सब कुछ रेडी है, यानी सीजी के चाहिए, बिजनेस के चाहिए आप लोगों को, या फिर आपको रिसर्च के चाहिए, तो सब रेडी है। आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली बिजनेस वर्ड तो हमने काफी बार पढ़ा है, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स यानी बिजनेस के साथ जब एनालिटिक्स वर्ड जुड़ जाता है तो एक्चुअल में क्या मीनिंग देता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली देखो, ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल या फिर कुछ ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके जो कि रिलेटेड टू बिजनेस है, उससे हम चीजों को एनालाइज करते हैं सो दैट कि हमारा जो भी डेटा है या जो भी चीजें हैं उससे हम फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर पाए, अच्छी खासी डिसीजन मेकिंग हो, फ्यूचर की अच्छी खासी प्लानिंग हो पाए एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना। तो ये बेसिकली मतलब है बिजनेस एनालिटिक्स का। तो एक इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहेंगे कि बिजनेस एनालिटिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस यूज स्टैटिस्टिकल मेथड। वही बात आ गई ना। अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में कराऊंगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बिजनेसेस यानी जो जितने भी तरह तरह के बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बिजनेसेस की बात हो रही है ये, क्योंकि सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन को तैयार किया गया है। बहुत सारे जितने भी, यानी ऐसा प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस यूज स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि जो जितने भी बिजनेसेस हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सो दैट वो चीजों को एनालाइज कर पाए, यानी कि एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा इन ऑर्डर टू गेन, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आए और उससे गेन कर पाए बहुत सारी चीजें, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे डेटा होता है, अभी मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी, बस अभी मीनिंग समझा रही हूँ ऊपर ऊपर से। इन ऑर्डर टू गेन न्यू इनसाइट एंड इंप्रूव स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम ये देखते हैं कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने स्टैटिस्टिकल मेथड, टूल्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, अपना डेटा को ऑर्गेनाइज वे में लगा पाते हैं और उससे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, और जो गलतियां फ्यूचर में होने वाली हैं उससे बच पाते हैं, और अच्छा खासा जो ग्रोथ है और जो गोल है वो अचीव हो पाए। सो दैट बिजनेस एनालिटिक्स मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम पूरे चैप्टर के ऊपर। ये था हम लोगों की बुक का डेफिनेशन, जो बुक जिस पे बनी है उसका एक्चुअल मीनिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। तो अभी तक हमने ये समझा कि इसका मतलब क्या है। अब हम थोड़ा सा पीछे का मैं आपको समझाऊंगी कि किससे रिलेटेड है, क्या क्या है इसके अंदर। देखो, वैसे तो आप लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड, आप लोगों ने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो काफी सारे टॉपिक्स सिमिलर हैं, बट कुछ चीजें हैं जो आपको स्प्रेडशीट पे देखनी होंगी। बहुत सारी चीजें नई नई भी इसमें ऐड ऑन हुई है, वो भी आपको डे बाय डे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वो समझ आता जाएगा। बट थोड़ा सा आपको मुझे इसलिए समझाना था, ये चीज बतानी थी कि कुछ टॉपिक आपको सिमिलर दिखेंगे क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर आपके स्टैटिस्टिक में बहुत अच्छा खासा बेस बना हुआ है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारे टॉपिक यहाँ पे रिलेटेड टू बिजनेस स्टैटिस्टिक हैं और काफी सारी चीजें नई ऐड ऑन हुई हैं जो कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। बस इंट्रो पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा समझाऊंगी ताकि आगे वाले चैप्टर आसान लगे। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लाइव जो आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं उससे रिलेट करूंगी। तो बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बेसिकली डेटा होता क्या है? तो आप देखते होंगे कि मैं आपको ऐसा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपको एक्चुअल में डेटा का मतलब समझ आए। फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर में है, कुछ फोर्थ में है, कुछ सिक्स्थ में है, या फिर किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, ईयरली वाइज एग्जाम दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए या मास्टर डिग्री ओवर हो जाए और उसके बाद आप कुछ बिजनेस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप गुड्स का करते हो या फिर आप कोई भी सर्विसेज का करते हो, तो उसके अंदर आपको डेटा जो है वो एक्चुअल में समझाना चाहती हूँ कि डेटा कहाँ इस्तेमाल में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोलना है, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको जो है ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहते होंगे और खोलेंगे भी, ठीक है। स्टिल अगर आप अपना यहाँ पे कोचिंग सेंटर कहीं पे भी, जिस भी एरिया में आप रहते हो, तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलोगे तो आपको बहुत सारे बच्चों का डेटा चाहिए होगा, ठीक है। सो दैट आप अपने कोचिंग सेंटर को जो बहुत आगे तक लेकर जाओ, तो आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप ऑनलाइन डेटा सर्च करते हो या किसी कंपनी से लेते हो, तो वो आपको
पैसों में डेटा देते हैं, ठीक है। तो वो डेटा कुछ खराब भी होता है, कुछ सही भी होता है, हो सकता है कि वो सारा सही हो, बट काफी सारी चीजें होती हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया तो ताकि आप लोग समझ पाए कि एक्चुअल में हम ये कहाँ पे काम आएगा हमारा डेटा। तो इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज को अलग अलग डेटा चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि आपको कोचिंग सेंटर चलाना है और आपको डेटा चाहिए, तो आप भी क्या करेंगे, पैसे भर के या फिर बहुत अनदर साइट्स पे आपको मिल जाता है डेटा। तो उस डेटा जो होता है वो बहुत अनऑर्गेनाइज वे में होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उस पर मेहनत करना, फिर जो काम का है उसको छांटना, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको 10,000 नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट के, जिसमें से सिर्फ 1,000 नंबर सही होते हैं, यानी 1,000 नंबर सही होते हैं, उस पर कॉल्स करना, उस आपने जितने भी डेटा लिया था उसमें से जो सही वाला उसको छांटना, उसमें से कॉल्स करना, फिर उसमें से कुछ रेडी होंगे आपके कोचिंग सेंटर में आने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है वो इस डेटा पे काम करती है। एंड डेटा का ये बताया गया, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स। ये ना बहुत रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब हमने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक में भी पढ़ा था कि रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस से जब आप डेटा को इकट्ठा करते हो, ठीक है, चाहे वो फिगर की फॉर्म में है चाहे फैक्ट्स की फॉर्म में है, वो आप उसको डेटा। तो मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डेटा इज द रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल नंबर, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग्स। यानी कि डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है बेसिकली, कच्चा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमने काफी रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हमने पढ़ा है, काफी सारी जगह पढ़ा है, तो बेसिकली रॉ फैक्ट्स है ये एक तरीके का। बेसिकली हमने इसमें क्या समझा कि जो डेटा है वो एक्चुअल में हमारे लिए रॉ है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि नंबर की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ऑब्जर्वेशंस है, रिकॉर्डिंग्स है, ये सारे डेटा की फॉर्म में आता है। डेटा यहाँ पे 5 तरीके का होता है, 5 टाइप्स का डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट आप एग्जाम्स में बनाना, आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। डेटा के टाइप्स है, एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, थर्ड वन इज क्वालिटेटिव डेटा, फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड फिफ्थ वन इज विच इज द लास्ट बिग डेटा। आप सोचेंगे कि मैम अभी आपने बताया था कि बिजनेस स्टडीज यानी बिजनेस जो स्टैटिस्टिक था उसमें आपने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। जी हाँ, जब आप क्लास 11th में थे तो आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा होगा, बट हो सकता है कि आपने स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में ज्यादा गहराई में ना पढ़ा हो। तो काफी सारी चीजें सिमिलर दिखने वाली हैं, तो जो रह गई हैं वो अब हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली एक एक करके इसको समझेंगे। पहले हम दो चीजें यहाँ समझेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है ऑर्गेनाइज इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट लाइक डेटाबेस, स्प्रेडशीट, एक्सेल, ये सब चीजें। यानी कि नाम से ही क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप स्प्रेडशीट देखते हो, एक्सेल देखते हो, उसका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे ही खोलोगे स्प्रेडशीट, एक्सेल, तो आपको एक प्रॉपर एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट देखने को मिलता है जिसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा का नाम देते हैं। सेकंड आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड के आगे अन लग गया, यानी कि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज इन अ प्री डिफाइंड वे, यानी ये प्री डिफाइंड वे में जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। मतलब आपको पूरी डेफिनेशन यहाँ पे सेम लिखनी है, बस यहाँ पे ऑर्गेनाइज से पहले नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड में जैसे कि ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया के पोस्ट एंड वीडियोस हो गए। अब आप सोचोगे कि सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं या वीडियोस हैं या मेल्स वगैरह हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड कैसे हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि वो सारे एक सीक्वेंस में लगे हों या फिर वो उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड के ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम 3 और डिटेल में इसको समझते हैं। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा पे, यानी कि अब हमें समझना है क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा सच एज कस्टमर के फीडबैक, एम्प्लॉय रिव्यूज और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो देखो, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी चीज की, किसी डेटा की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर की फॉर्म में नहीं होता, आपको ऐसे याद रखना है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी से याद रखना है कि यहाँ पे जो डेटा है वो आपके कस्टमर का फीडबैक, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक को आप तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, आप बस ये बता सकते हो कि उसकी ये क्वालिटी है। एम्प्लॉय रिव्यू, एम्प्लॉय रिव्यू से भी आपको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपको यही सब चीजें क्वालिटी पे बात करता है। क्वांटिटेटिव डेटा यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि सेल फिगर्स, यानी कि हम बता सकते हैं कि सेल की फिगर कितनी है, यानी कि 2025 में कितनी सेल हो रही है, 2024 में कितनी सेल हुई। तो ये सारी क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करती है। रेवेन्यू है, इसको भी आप नंबर की फॉर्म में लिखते हो। कॉस्ट है, कस्टमर काउंट्स है, तो ये सारे क्वांटिटेटिव हैं, यानी कि इसको आप न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं।
अगर पेपर में घुमा करके आपसे पूछ ले कि न्यूमेरिकल डेटा का अनदर नेम क्या है तो आप बता देंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव का अनदर नेम क्या है तो आप क्वालिटी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट है वो है बिग डेटा। नाम से ही क्लियर है, ये बहुत बड़े डेटा की बात कर रहा है, और जब कंपनीज की बात आती है तो वो कोई छोटा मोटा डेटा तो हो ही नहीं सकता, बड़ा ही डेटा होता है। एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट दैट रिक्वायर स्पेसिफाइड टूल्स फॉर प्रोसेसिंग, यानी यहाँ पर क्या होता है, अब बिग डेटा है, मान लो अब डाटा इतना सारा है, अगर हम उसे ऑर्गेनाइज में वे में लगाने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस एक्सट्रीमली डेटा लार्ज डेटा सेट्स को हमें जरूरत पड़ती है कि हम कुछ टूल का इस्तेमाल करके उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर पाए, सो दैट वो हमारे लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए काम आ सके। तो हम उसमें वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेडऑप हो गया, स्पार्क हो गया, इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा साइंस, ठीक है। तो डेटा साइंस की अगर हम बात करें, अभी तक हमने डेटा के बारे में पढ़ लिया है, अब हम डेटा साइंस पे आते हैं क्योंकि ये भी टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है। तो डेटा साइंस क्या है, तो देखो, डेटा साइंस इज एन interdisciplinary field that combines statistic, data analysis, machine learning, programming, mathematics, database management। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमने समझा डेटा क्या होता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जो बड़ी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, उनको डेटा की जरूरत पड़ती है। तो अब डेटा साइंस क्या है, तो डेटा साइंस को आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें चीजों को दैट कंबाइन स्टैटिस्टिक, जो हमारे स्टैटिस्टिक से भी कंबाइन है, डेटा एनालिसिस से भी कंबाइन है, मशीन लर्निंग पे काम करती है, अनप्रो गेमिंग पे काम करती है, मैथमेटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट पे भी काम करती है। अब आप ये सोचो कि किस तरीके से काम करती है, तो आप ये देखो, ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमें मशीन लर्निंग सीखने को मिलती है। जैसे कि कोई सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि वो बुक को घुमाते हैं और उससे सारा ज्ञान आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ प्रो गेमिंग है, इसके कुछ गेमिंग के आपने देखे होंगे। फाइल्स का अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, फाइल वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है उसको आप जो है प्रॉपर वे में सेव कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। डेटा को एनालाइज करने से काफी मदद मिलती है हमारे को फ्यूचर प्लानिंग में, क्योंकि अगर आपका डेटा जो है रॉ की फॉर्म में है, फिर वो ऑर्गेनाइज हो गया है, तो उससे काफी सारी चीजें हमें पहले ही पता चल जाती है, हम उससे प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीजों को। आप स्टैटिस्टिक में काफी सारी चीजों पर बात कर पाते हो, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो वो डेटा साइंस कहलाती है। तो बेसिकली डेटा यहाँ पे, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, बट इसका बाइफिकेशन जो है वो मैंने दोबारा से किया है कि डेटा जो है वो क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव का अनदर नेम क्या है, कैटेगोरियल इसका नेम है, अनदर नेम जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड क्वांटिटेटिव का अनदर नेम है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बाइफिकेट किया है फर्दर, तो वो होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉमिनल है, नॉमिनल किसकी बात करता है, तो नॉमिनल बोलता है व्हेन कैटेगरी हैव नो इनहेरेंट ऑर्डर, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता तो उसे हम नॉमिनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनालाइजेस यूजिंग फ्रीक्वेंसी, हमें जब उस डेटा को एनालाइज करना होता है तो हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज का करते हैं, क्रॉस टैबुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सब कुछ चीजें इसी के अंदर नॉमिनल के अंदर आती हैं। बट अगर ऑर्डिनल की बात करूं, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, रिप्रेजेंट इन ऑर्डर सच एज, यानी कि स्मॉल होगा, मीडियम होगा, फिर लार्ज होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डिनल होता है। एंड ऑर्डिनल डेटा एनालाइज इन मोड, मीडियन, मीन, परसेंटाइल, लार्ज कैन बी यूज, यानी कि हम देखते हैं कि ऑर्डिनल में जब बात होती है तो वो सीक्वेंस की होती है, वो लाइन वाइज चलता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज छोटी होती है, अगर हमें कोई भी चीज हमारे सामने, मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये 3 चीजें और मुझे इसको ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे छोटी आएगी, पहले स्मॉल आएगी, ठीक है, सबसे स्मॉल आएगी, फिर मीडियम आ जाएगा और उसके बाद फिर लार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ये चलता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज हो गया, मीन, मीडियन, मोड हो गया, परसेंटाइल, ये सारी चीजें हमारी ऑर्डिनल के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि हमारे न्यूमेरिकल मेजरेबल चीजें आती है, जिसको हम मेजर कर पाते हो, ठीक है। तो मेजरेबल में डिस्क्रीट होता है एंड कंटिन्यूअस होता है, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है। आई होप आपको 100% क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा पे। तो बेसिकली डिस्क्रीट डेटा और जो हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा है, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जो हमने अभी पीछे समझा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कैन बी ओनली काउंटेड, नॉट मेजरेबल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे चीजों को सिर्फ जो है काउंट किया जाएगा, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ टैक्सीज, ठीक है,
इस तरीके से, है ना। तो यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो, हाँ इतनी गाड़ियां हैं, इतनी बाइक हैं, इतने स्कूटर्स हैं, इतने कूलर है, इतने एसी हैं। तो ये सारी चीजें काउंटेबल है, यानी कि काउंट कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रिप्रेजेंट मेजरमेंट नॉट काउंट लाइक, यानी आप इसमें काउंट नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे मेजर कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइट का एग्जांपल लिया है, वेट यानी वजन का लिया और डिस्टेंस का लिया है, ठीक है। तो वेट यानी हम बोलेंगे 2 किलो है उस चावल का, या फिर दाल 5 किलो है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस डेटा है जो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको मेजर कर रहे हो, तोल रहे हो ना, माप रहे हो, काउंट नहीं कर पा रहे। अब मैं बोल दूं कि दाल 5 किलो है, एक एक दाना गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। गाड़ियों को गिनना है तो आप बोलोगे यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा है वो। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर हो रही होंगी जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है 6 एस्पेक्ट ऑफ डेटा क्वालिटी, यानी कि जो आपकी डेटा की जो क्वालिटी है वो 6 चीजों पे निर्भर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 6 एक्सपेक्ट दिए गए, सबसे पहला आता है रिलेवेंस, फिर आता है एक्यूरेसी, थर्ड वन इज टाइमलाइननेस, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेबिलिटी, एंड फिर आता है कोहेरेंस, एंड लास्ट इज असेसिबिलिटी। तो एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहला आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस का वर्ड का मतलब हमने काफी बार पढ़ा है, इसमें क्या होता है, नीडफुल डेटा प्रेजेंट होता है, जो कि जरूरतमंद डेटा होता है, जो हमारे काम का होता है, बस वही रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है। एक्यूरेसी मतलब नाम से ही क्लियर है कि आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगी। आपका डेटा यहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए, 100% एक्यूरेट होना चाहिए। टाइमलेसनेस में क्या होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो डेटा हमारे लिए काम का होना चाहिए। अगर मान लो कि टाइम, जिस टाइम पे उस डेटा का कोई काम ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं है वो डेटा हमारे लिए। तो हमें टाइम पीरियड बहुत डिपेंड करता है हमारे लिए कि हमें किस टाइम पीरियड पे किस चीज का डेटा एक्चुअल में हमें चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरप्रिटेबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है, नॉट यूज, यानी ऐसा डेटा जो हमारे काम का नहीं है, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर आता है कोहेरेंस, इसमें क्या होता है, सेम रिजल्ट निकल कर आता है और एक्चुअल में जितना एक्यूरेट होना चाहिए उतना नहीं होता, और इसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी जो है सेम ही रहते हैं। फिर आता है एसेसिबिलिटी में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो उस चीज के लिए जवाबदेही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए। ये सारी चीजें एसेसिबिलिटी के अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी आप बुक से गो थ्रू करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी डेफिनेटली। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और मैं तो उसको थोड़ा सा गहराई में करा रही हूँ। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये क्या है, तो बेसिकली यूजुअली अप्लाइड टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम, प्रिडिक्ट आउटकम, यानी कि यहाँ पर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में कुछ आउटकम के लिए चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो है आगे चल के काम बढ़िया हो जाए। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आप सोचोगे ये डेटा के बारे में इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आप सोचो कि मैंने अभी आपको कोचिंग सेंटर का एग्जाम्पल दिया था। लेट सपोज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी से बात कर ली कि मुझे 10,000 नंबर चाहिए और डेटा चाहिए बच्चों का, सो दैट मेरे यहाँ पे एडमिशन हो जाए बच्चों के, और मेरा कोचिंग सेंटर जो है 10 टीचर रखे हैं, वो काफी अच्छे से जो है हमारा बढ़िया ग्रोथ हो जाए। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड करती है ना आपके क्वेश्चन पे, यानी कि आपने, आपकी जो अभी प्रॉब्लम बनी हुई है वो यही है कि आपको जो है डेटा सही चाहिए, ठीक है। अगर सही नहीं मिला तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप चीजों को कैसे प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका डेटा बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया हैं, तो आप चीजों को, अपने आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सो दैट आने वाला जो समय है उसमें आप ग्रोथ तो तभी कर पाओगे ना जब आप अच्छा खासा डेटा पे काम करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे बताया टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स में 4 टाइप्स के होते हैं ये। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव, फोर्थ वन इज डायग्नोस्टिक, एंड थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव, एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पास्ट जो है और करंट सिनेरियो के बारे में बात होती है। हेल्प टू नो बिजनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस, कमजोरी के बारे में पता चलता है। डिस्क्रिप्टिव नाम से भी क्लियर है, डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो हमारे को पता होना इंपॉर्टेंट है कि पास्ट में क्या हुआ और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्योंकि इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम ये बोल दें कि अगर मान लो किसी के कोचिंग सेंटर को 2 साल हो गए और वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, ठीक है, और आगे आगे पे ध्यान दे रहे हैं, इस साल पे ध्यान दे रहे हैं, तो पीछे वाला भी तो बहुत मदद करता है ना कि हमने क्या गलतियां करी, किस तरीके का डेटा लिया था। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, तो इसको भी हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक में आपने वैसे तो पढ़ा होगा, कई सारी लैब्स खुली हुई हैं इसके ऊपर। डायग्नोस्टिक लैब जो है बेसिकली आपके ब्लड टेस्ट और ये तरह तरह के टेस्ट पे काम करती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको डायग्नो
यानी एक चेक करना है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स चेक करते हो, जैसे डायग्नो मीन्स होता है चेक, मतलब आपका एक टेस्टिंग हो रही है, बेसिकली आप चेक कर रहे हो। डायग्नोस्टिक मीन्स होता है बेसिकली चेक, है ना। तो डायग्नोस्टिक मतलब हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस्टिक का मतलब समझे तो वो है चेक, है ना, कि आप कंपनी की सेल्स को जान रहे हो कि वो बढ़ रही है, कम क्यों हो रही है, कम हुई तो एम्प्लॉय कितने बढ़ रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, पास्ट में क्या सिनेरियो था, इशू हैव, अगर कौन से इश्यूज जो है वो अकड़ हो रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, हम और जानना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो वो डायग्नोस्टिक होता है। थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव, नाम से क्लियर है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन आप क्यों लगा रहे हो, आप ये जो डेटा लेकर आ रहे हो, आप अभी डेटा मान लो, अभी मैंने कोचिंग सेंटर का फिर से एग्जांपल लेती हूँ, आज आपने 10,000 बच्चों के ले लिए और उसमें से 1,000 बच्चे थोड़ा थोड़ा लग रहा है रेडी हो रहे हैं, तो आप एक प्रिडिक्शन लगा रहे हो, हाँ इतने बच्चे तो रेडी हो ही जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे डेटा से हमें काफी सारी प्रिडिक्शन मिलती है एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि डेटा एनालिटिक्स से भी हम ये बात करते हैं कि प्रिडिक्शन देखने को मिलती है फ्यूचर के लिए कि अब क्या होने वाला है। गिव यू डिटेल रिपोर्ट आपको पहले ही काफी हद तक मिल जाती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती, काफी हद तक आप असम्पशन लगा पाते हो, प्रिडिक्शन लगा पाते हो। जो लास्ट है वो आपका है प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन से आप इसको याद रखें, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर हम लगा लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं और इससे क्या होता है, रिकमेंडेशन बढ़ जाती हैं। तो ये थे आपके 4 के 4 जो मैंने काफी अच्छे एग्जांपल से, डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको रिलेट करके समझाया है। नेक्स्ट आते हैं आपका डेटा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो है मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आपका फर्स्ट चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और स्टिल जो है मुझे वीडियोस देनी है काफी सारे सब्जेक्ट्स की, सो दैट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे हो पाएगा पूरी कोशिश रहेगी हमारी। सो नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या होता है, रेफर्स टू इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी डेफिनेशन रेफर से लेकर के इंफॉर्मेशन तक ही है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए साइड में यहाँ पर जो है ब्रैकेट में रॉ डेटा लिख दिया है। तो देखो भाई, डेटा, डेटा को एनालाइज करना, ठीक है, आप चीजों को एनालाइज कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखूं कि मैंने यहाँ पे 2 चीजें रख दी, आपको कौन सी वाली पसंद है, ठीक है, या आपके कौन से पेपर में काम आती है, आप एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है, पहचान पा रहे हो, तो आप बोलोगे कि ये वाला एग्जाम में जरूरी होता है, ये बोल्ड करने के लिए यूज होता है, ये लिखने के लिए यूज होता है, तो आपको एक्चुअल में चीजें पता लग पा रही है। तो ऐसे डेटा को एनालाइज करना बेसिकली वो क्या है, तो वो है आप चीजों को पहले इंस्पेक्शन करते हो उसका, ठीक है, फिर उसकी क्लीनिंग करते हो, ठीक है, इंस्पेक्शन करके छाटते हो, क्लीन करना है, जो हमारे काम का वो ले लो, जो नहीं काम का हटा दो, मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। फिर उसकी ट्रांसफॉर्मिंग होती है, मॉडलिंग होती है, देन वो आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती है। तो यानी रॉ डेटा का इतना सारा काम करने के बाद वो कहीं जाके आपके काम आता है। तो बेसिकली देखो, डेटा एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, उसके नीचे नीचे आपके कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको इजिली वो चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले आता है डेटा का कलेक्शन। आपको अलग अलग सोर्सेस से डेटा मिलता है, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि आपको किसी भी चीज का डेटा चाहिए तो कुछ वेबसाइट्स हैं, आपको वहां से मिल जाता है, कुछ आप जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी से बाय करते हो पैसा खर्च करके, किसी के पैसे ज्यादा, किसी के प्राइसेस ज्यादा है, किसी के कम है। तो इस तरीके से होता है। कई बार क्या होता है कि हम डेटा को कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डेटा कलेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाता है, वेरियस सोर्सेस में मिलता है। पहले आपने डेटा को इकट्ठा किया अलग अलग सोर्सेस से, फिर आपने डेटा की क्लीनिंग करी, यानी कि आपने उनके अंदर से एरर्स को पकड़ा, जो वैल्यूज मिसिंग है उसको पकड़ा, वो क्लीनिंग होती है। फिर आता है डेटा का एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्ट्रक्चर एंड पैटर्न डेटा सेट। आपने उसी चीज को यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड में लेकर आना है, एक प्रॉपर पैटर्न में लेकर आना है। नेक्स्ट आता है डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब आपने स्ट्रक्चर में लगा लिया, फिर आपने देखना है कि कौन सा वाला किस तरीके से सही रहेगा, ठीक है, डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पूरा बदलाव कर देना। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि कंक्लूजन निकालना कि हाँ भाई ये डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, एरर भी निकाल लिया और पैटर्न भी हो गया, सब कुछ होने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, कंक्लूजन। लास्ट आता है डेटा मॉडलिंग, जिसमें अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज रिलेशनशिप, यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अपने डेटा को, यानी कि जो डेटा मॉडलिंग है वो आपको स्टैटिस्टिकल की जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उससे आप अपनी चीजों को एनालाइज करते हो कि एक्चुअल में ये चीज हो चुकी है इस तरीके से। तो अब आता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो किस लिए हो रही हैं, ठीक है, यानी इसका पर्पस क्या है डेटा एनालिसिस का। तो अगर आपने ये 3 समझ लिया तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे पहला आता है टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम रॉ डेटा। ये सब करने से हमारा जो रॉ डेटा है उससे एक मीनिंगफुल यानी काम की चीजें निकल के आती है, क्योंकि हमने इस पूरे स्टेप पे मेहनत करी है। नेक्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन, यानी कि हमें पहचान लिया हमने कि ट्रेंड्स क्या है, अन कोरिलेशन क्या है, किसका रिलेशन किससे है और क्या क्या ट्रेंड्स हैं,
अपग्रेड है यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है, ये ट्रेंड्स हमें पता चल जाते हैं। नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद स्टैटिस्टिकल एविडेंस, यानी स्टैटिस्टिकल एविडेंस जो हमने इतनी सारी मेहनत करी है, स्टेप्स के बारे में पढ़ा है, उससे हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा ही मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हमारा ये जो थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बिग डेटा आप लोगों को नाम से ही क्लियर है, पहले भी पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, कि बिग डेटा मतलब बहुत बड़े लेवल का डेटा होता है, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजों की, काफी सारे एप्लीकेशन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, फिर हम उसमें से चीजें फिल्टर कर पाते हैं और बहुत सारी चीजें निकल पाती है, सोल्यूशन निकल पाता है। आता बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली जो बिग डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 5 V's पे वो डिपेंड करता है। नंबर 1 इज वॉल्यूम, सेकंड वन इज वेलोसिटी, थर्ड वन इज वेराइटी एंड फोर्थ वन इज वेरोसिटी एंड फिफ्थ वन इज वैल्यू। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब है कि आपका जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें आप देखते हो कि बिलियंस ऑफ यूजर, मिलियन ऑफ यूजर जो है उसको स्क्रॉल करते हैं, तो इस तरीके से वो वॉल्यूम है, यानी कि बहुत बड़े लेवल का डेटा है। सेकंड आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी वही है, इसी के एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करती हूँ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यूजर्स बहुत सारे हैं, कोई किसी बैड स्टेट में बैठ के स्क्रॉल कर रहा है, कोई किसी में बैठ कर कंट्री में या किसी भी स्टेट में बैठ के यूज कर रहा है। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि इसी तरीके से जो चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए हाई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, काफी बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उन चीजों को मेंटेन करे। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगी तो कहाँ ही कुछ हो पाएगा। तो इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो उसी को हम वेलोसिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। अब वेराइटी में आता है कि जो हमारी मेंटेनेंस होती है, कभी कभी क्या होती है कि हम इतना ह्यूज डेटा हो जाता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ आता है वेलोसिटी, जिसमें क्या होता है हम डेटा को जो है फिल्टर करते हैं, यानी जो अनफिल्टर्ड डेटा है उसको फिल्टर में लेकर आते हैं। ठीक है, जो डेटा नहीं फिल्टर हुआ उसको फिल्टर किया जाता है। फिफ्थ वन इज आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से क्या होता है कि जितनी ज्यादा रिकमेंडेशन होगी उतनी ज्यादा सेल्स इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे सेल इंक्रीज होगी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। फिर एक डिफरेंस है जो काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है ट्रेडिशनल डेटा एंड बिग डेटा। तो देखो ट्रेडिशनल आपको क्लियर होता होगा, ट्रेडिशनल वर्ड हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले का डेटा हुआ करता था, और जो बिग डेटा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ये भी समझ लोगे तो भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डेटा का साइज कैसा होता है, ट्रेडिशनल डेटा तो बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज के बिजनेस स्टैटिस्टिक जो आपने पढ़ा है, स्टैटिस्टिक की जो बुक पढ़कर आया, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल डेटा जैसे कि घरों घरों में जा जाके डेटा इकट्ठा होता था, तो वो बहुत लिमिटेड मैनर में होता था। लेकिन जो बिग डेटा होता है बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है, इसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। डेटा का टाइप कैसा रहता है, इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, इसके अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें बहुत सारा वर्स्ट होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, और इसको ये हम सेमी स्ट्रक्चर्ड और इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि बहुत प्राइमरी होता है, क्योंकि ये पहले ही इकट्ठा किया जाता है और बहुत लिमिटेड मैनर में होता है। प्रोसेसिंग की स्पीड इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी रियल टाइम होती है, क्योंकि इसमें हम काफी सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और चीजें फिल्टर जल्दी हो जाती है, यानी कि प्रोसेसिंग की स्पीड काफी रियल होती है, इसमें स्लोअर होती है, कम होती है। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो डेटाबेस होती है, इसके अंदर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। फिर डेटा का सोर्स कैसा होता है, बहुत ही कम जगह से, लिमिटेड जगह से ही मिल पाता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ट्रेडिशनल है जो पहले से चला आ रहा, लेकिन जो बिग डेटा है उसके मल्टीपल सोर्सेज है, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत तरह का जो हमें अलग अलग जगह से इसको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से था। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। अब एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा की अगर हम बात करें तो ये इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एजुकेशन है, रिटेल ई कॉमर्स है, फाइनेंस बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मीडिया है, एनर्जी है, गवर्नमेंट है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। यानी जो बिग डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरीज है उसमें ये काम आता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रिटेल से सबसे पहले, क्योंकि मैं छोटा से छोटा एग्जांपल लेके समझाऊंगी और फिर बड़े बड़े जितने भी बाकी के अदर पॉइंट्स है वो आपको समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले रिटेल और ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखते होंगे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, मिंत्रा, ठीक है, काफी सारे जो एप्लीकेशन जो हैं जिसपे हम आजकल ऑनलाइन घर बैठे बैठे शॉपिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्या है, रिकमेंडेबल है। क्यों रिकमेंडेबल है भाई, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये कुछ ऐसी चीजें कर पा रहे हैं, चीजें वही होती हैं जो ट्रेडिशनल वे में हुआ करती थी, बट यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जब भी
बिग बिलियन सेल्स आने वाली होती है या सेल कुछ होने वाली होती है, तो उनका कितना सामान बिक रहा है या बिक चुका है, पास की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग शेयर करते रहते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाते रहते हैं कि इन लोगों ने जो है रिकमेंडेशन में दिखाता रहता है कि इतने लोगों ने बाय करा है, ठीक है, उन्होंने अच्छी खासी रेटिंग दी है, कमेंट्स किए हैं, रिव्यूज दिए हैं। तो इस तरीके से ताकि जो दूसरा पर्सन ना भी खरीदना चाहे वो भी कन्वेंस हो जाता है, ताकि वो चीजें को सामान को जो है वो ले और वहां से शॉपिंग करे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है ताकि जो हमारा जो डेटा है, जो एप्लीकेशन है, उस पे इसी तरीके के काम हो रहे हैं जिससे कि जो हमारा कस्टमर है वो एंगेज हो और ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करे, ठीक है। तो रिटेल एंड ई कॉमर्स का जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ दिया। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग का। आप देखते होंगे फोन पे, जी पे, पेटीएम, जब तुरंत अगर आप देखते होंगे कि पेमेंट करनी है, फटाफट जी पे खोला, आपने पेमेंट कर दी, फटाफट पेटीएम खोला, स्कैनर खोला, फटाफट पेमेंट हो गई, दूसरे के अकाउंट में फटाफट से पहुंच गई। तो क्या है ये? फाइनेंस एंड बैंकिंग में आता है कि इतने सारे एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं जिसमें सारा काम हाथों हाथ विद इन अ सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बिग डेटा के एप्लीकेशंस के अंडर में आता है और ये आजकल हम डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आता है गूगल मैप्स। आज आप देख लो कि किसी को कहीं का रास्ता पता ना भी हो तो भी वो पहुंच जाता है उस प्लेस पे। क्यों? ड्यू टू गूगल मैप्स, क्योंकि वो वहां पे लोकेशन लगाता है और वहां पे वो पहुंच जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है, ठीक है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स हो गया। आपको कुछ भी जो भी सीरीज वगैरह देखनी है आपने डाली और सर्च करी और आपने नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर दिया, आपका एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया। पहले होता था कि हर पर्सन जो है वो थिएटर जाता था, मतलब फर्स्ट शो देखने के। अभी भी ऐसा है, लेकिन जो चीज घर बैठ के कम पैसों में हो जाती है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एनर्जीज है, ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं। गवर्नमेंट है जो कि डेटाबेस है, जैसे कि गवर्नमेंट है इन बड़े बड़े एप्लीकेशन से, बड़े बड़े डेटा से ये पता लगाती है कि कौन सी जो एरिया है वो कितना डेवलप है, कितना नहीं है। सोसाइटी के बारे में बहुत सारे डेटा निकालती है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लिटरेट है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। एजुकेशन के आप आजकल देख रहे होंगे इतने सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं जिसपे काम वर्क हो रहा है। आजकल हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पहले हम लोग पढ़ने जाया करते थे, बाहर जाके पढ़ाई किया करते थे, जिस सिर्फ हमारे पास क्या होता था, स्कूल होता था, ठीक है, ट्यूशन का नाम नहीं होता। फिर धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ने लगा और हम ट्यूशन जाना लगे और फिर हम वहां पे जाके ऑफलाइन क्लासेस लेने लगे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि कोई बच्चा जो है वो किसी दूसरे स्टेट का है और वो किसी दूसरे स्टेट के टीचर से पढ़ाई कर रहा है, ड्यू टू कि भाई यूट्यूब से पढ़ रहा है वो बच्चा, ठीक है, एप्लीकेशन की मदद से पढ़ रहा है। असाइनमेंट्स में आप लोग देखते हैं, असाइनमेंट का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें, एजुकेशन लेवल आज बहुत एडवांस लेवल तक जा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, कोई भी सामान कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, वो जो है वो पहुंच जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो बिग डेटा, जो नए नए डेटाज मिल रहे हैं और नई नई चीजें हो रही है। हेल्थ केयर में आप देख सकते हो कि पहले ब्लड टेस्ट कराना होता था तो हमारे को सिर्फ लैब ही या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। आजकल आप देखो घर पे बुक करो तुरंत आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते थे, रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है। मतलब सारी चीजें, इतना सारा डेटा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को हेल्थियंस का काफी अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। उन लोगों के पास इतना बढ़िया डेटा होता है कि अगर आप लोग करके भी देख सकते हैं, अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आप लोग ये देखते होंगे उनके पास ऑटोमेटिकली पता चल जाता है उनको कि आप क्या चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपका नंबर वहां तक पहुंच जाता है। फिर वो आपको इतनी कॉल्स कर देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो कि नहीं, अगर आपका मन नहीं भी बन रहा वहां से टेस्ट कराने का तो भी आप मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतने प्यार से बात करते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं, सो दैट कि आप भी कन्विंस हो जाते हो और वहां से जो है टेस्ट कराना की सोचते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़े बड़े डेटा हैं जिन पे एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, सारा डेटा निकल जाता है। तो ये था। अब हम चलते हैं लास्ट पे जो कि चैलेंजेस है, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है बट टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को जल्दी जल्दी सिलेबस भी कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब मैं करा दूंगी तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब आते हैं चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस डेटा एनालिटिक्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है गेटिंग पुअर क्वालिटी डेटा लाइक ओल्ड डेटा। अगर अब हमारा डेटा अगर पुराना हो जाता है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम का नहीं रहता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो काफी डेटा पे फोकस किया था मैंने, और कोचिंग सेंटर का एग्जांपल लिया। ऐसा बहुत सारे डेटा हो सकते हैं कि अगर कोई अपनी लैब खोल रहा है और उसको बहुत सारे जो है वो जिनको डिसीज है उनका कोई नंबर चाहिए, तो डेटा अगर पुअर क्वालिटी का है, पुराना डेटा है जो कि बहुत साल पुराना है, वो अगर हमें कहीं से पैसों में मिल भी जाए तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, या फ्री में मिल जाए तो भी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, यानी कि जो हमारा डेटा सोर्स होता है वो अलग अलग जगह से तो मिल जाता है, लेकिन
एक्यूरेट नहीं होता जितना एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो मिक्स हो जाता है। क्योंकि जब नंबर्स हम कहीं से लेते हैं, तो अगर हमने अलग अलग जो है वेबसाइट से ले लिया है, एक वेबसाइट से लिया, अलग अलग सोर्स से लिया, तो मिक्स हो जाता है, फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चैलेंज हमें देखने को फेस करने को मिलता है। प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम ब्रीचेस एंश्योर कंप्लायंसेस, यानी कि मिसयूज, यानी कई बार क्या होता है डेटा का आपका मिसयूज भी हो जाता है। आप देखते होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी कंपनी में जब काम करने जाते हैं और वो मूड बना लेते हैं कि नहीं अब ये काम जो है हमें यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं मिल रही। अब ये सारी चीजें आप तब फेस करेंगे जब या तो अभी आप जॉब कर रहे हो या फिर अभी आप फ्यूचर में जॉब करोगे। तो हो सकता है कि जैसे मैं अगर ट्रैवल कंपनी की अगर आप लोगों से बात करूं कि डीएमसी है या बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल की एजेंसी में काम कर रहे हैं, और वहां पे क्या है वो उन लोगों ने मूड बना लिया कि हम जो है अपनी कंपनी खोलेंगे आगे चल के, तो उनको डेटा चाहिए, तो उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर जो डेटा आता है वो चुरा लिया, ठीक है, या फिर सारे कॉन्टेक्ट बना लिए। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो कंपनी का एक तरीके से मिसयूज ही हुआ ना, यानी कि उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने मिसयूज कर दिया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये चैलेंज भी फेस करने को मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है देयर इज द शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डेटा, यानी कमी रहती है क्वालिफाइड डेटा की। जो अच्छा डेटा होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से और बहुत ही ज्यादा हमें सोच समझकर और जहां एक्यूरेसी होती है वहीं से लेना चाहिए। एंड शेयर साइज ऑफ द बिग डेटा मेक स्टोरेज प्रोसेसिंग इंसेंटिव, यानी कि जो हमारा साइज होता है बड़े डेटा का उस वो ज्यादा स्टोरेज मांगता है, यानी कि स्टोरेज प्रोसेसिंग इंसेंटिव होता है। तो ये तो है ही है, बड़ा बड़ा डेटा होता है उसके लिए हमें स्टोरेज तो ज्यादा चाहिए होती है। तो ये थे हमारे कुछ चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये पूरा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके नोट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए, प्राइसेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।